हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फिल्मसेप्ट। और आज है अपना एपिसोड 2 ऑफ कंट्री इकोनॉमिक्स। तो जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में बात किया था कि कैसे पूरा इकोनॉमी स्टार्ट हुआ और एंशिएंट इकोनॉमिक्स की बात की हम लोगों ने, उधर से कैसे इवॉल्व होता आ रहा है। और फिर हम लोगों ने और काफ़ी चीज़ें बात की, जैसे मार्केट्स की बात की कि और फिर अपनी एक वर्चुअल इकोनॉमी बनाई थी उधर, और काफ़ी सारे हम लोगों ने उधर पॉइंट्स देखे। लेकिन आज उसी एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए दिस इज़ द सेकेंड एपिसोड। और जैसे हम लोगों ने लास्ट में छोड़ा था, हम लोग मार्केट्स की बात कर रहे थे, तो वो स्टॉक मार्केट के ऊपर आता है। तो इन द अर्ली 1600s की बात करें, तब मार्केट्स का धीरे धीरे जो मार्केट्स के कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो चुके थे। और स्टॉक मार्केट सबसे पहले जो वर्ल्ड का सबसे पहला स्टॉक मार्केट हमें इंट्रोड्यूस हुआ था वो था एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज। और ये जो सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे इक्विटीज़ और सिक्योरिटीज जो है मतलब शेयर्स को ट्रेड किया जाता था उस टाइम पर। तो ये तो वो मार्केट की बात कर रहा हूँ। लेकिन एक इकोनॉमी, आपने जब कभी सोचा कि यार ये जो इकोनॉमी है उसमें कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, अगर आप मार्केट इन द सेंस, हम लोग मार्केट को वही चीज़ को मार्केट बोल रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता रहता है इन एनी फॉर्म। आप कोई गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं या फिर कोई सर्विस एक्सचेंज हो रहा है, कोई पैकेज, कहीं पे जगह पे पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, कहीं पे जगह पे सिक्योरिटी शेयर्स कुछ भी एक्सचेंज हो रहा है। तो कोई भी चीज़ का एक्सचेंज को हम लोग बोलते हैं कि ये उस चीज़ का मार्केट है। जैसे हम लोगों ने बोला स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, उधर आप शेयर्स को ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने बोला स्टॉक मार्केट, उधर से स्टॉक मार्केट का फॉर्मेशन हुआ। फिर हम लोग बोलते हैं कि वेजिटेबल मार्केट बोलते हैं हम लोग। वेजिटेबल मार्केट में आप क्या करते हो, आप पैसे देते हो और सामने वाला बंदा आपको वेजिटेबल्स देता है, तो वेजिटेबल मार्केट होता है। तो मार्केट कोई एक पर्टिकुलर चीज़ तक सीमित नहीं है। आप किसी भी चीज़ में जिसका ट्रेड हो रहा है, जो एक्टिवली जिस चीज़ का ट्रेड किया जा रहा है, उसको हम लोग मार्केट कंसिडर करते हैं। जैसे फॉरेक्स मार्केट हो गया। फॉरेक्स मार्केट क्या हुआ, करेंसी मार्केट ही तो हुआ, जहाँ पे करेंसी ट्रेड होती है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं इधर आपको जो बताना चाहता हूँ कि यार अगर आपको फॉरेक्स मार्केट का नहीं पता हो, तो फॉरेक्स मार्केट में जनरली काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स रहते हैं। जैसे मैं ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, ट्रेडर्स तो ऑफकोर्स होते हैं, हर एक फील्ड में होते ही है ट्रेडर्स। पर ट्रेडर्स के अलावा जो मेन करेंसी आपको देखने को मिलती है कि करेंसी ऊपर नीचे क्यों जा रही है, वो मेनली जाती है बिकॉज ऑफ कंट्री। अगर किसी एक कंट्री दूसरी कंट्री इसके कोई गुड परचेज करिए, तो वो लोग उसको उस फॉर्म ऑफ करेंसी में पैसे देते हैं। जैसे मैं अभी जस्ट करंट सिनेरियो की बात करूँ, तो इंडिया रसिया का जो ट्रेड चल रहा है, तो आफ्टर द जो रसिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स वालों ने पूरा मतलब बैन लगा दिया उधर रसिया पे कि आप यूएसडी को आप एक्सचेंज पे नहीं कर सकते, मतलब फॉरेन रिजर्व पूरा ब्लॉक कर दिया। और फॉरेन रिजर्व किसे कहते हैं, फॉरेन रिजर्व उस चीज़ को कहते हैं जो आपके पास समझ लो, आपके पास एक लॉकर है, ठीक है। अब आपको उस लॉकर के अंदर आपके पास बहुत सारी करेंसीज है। करेंसी किसकी, बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज की करेंसी। अब ये करेंसी जर्मन की भी यूरो हो सकता है, पाउंड हो सकता है, स्टर्लिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। इंडियन रुपी हो सकता है, कुछ भी, यन युआन, जो जो भी आप बोलो, सब इट कुड बी। तो फॉरेन एक्सचेंज बस इतना होता है कि आप दूसरे का जो कंट्रीज़ की करेंसी है उसको होल्ड करते हो अपने पास, ताकि अगर कुछ कल को कुछ आपको गुड्स या सर्विस परचेज करनी हो, तो उस कंट्री की लोकल करेंसी में आप उसको पे कर सको। लेकिन ये ज़रूरी आज के टाइम पे तो नहीं है, बिकॉज आज आप कहीं कुछ भी वर्ल्ड में आप कोई भी चीज़ बाई करते हो तो उसको आप यूएसडी में पे करते हो। जैसे अगर पहले के टाइम पे क्या हो रहा था कि अगर इंडिया रसिया से ऑयल ले रहा है, तो पहले इंडिया लेगा यूएसडी, अपने जितना भी मतलब प्राइस हो रहा है। जैसे अगर 10 लाख रुपए हो रहे हैं, तो इंडिया सबसे पहले अपने रुपयों से लेगा 10 लाख के यूएसडी। अब वो जितने भी यूएसडी आ रहे हैं, फिर वही यूएसडी को ट्रांसफर करेंगे रसिया में, ठीक है। रसिया के कोई लोकल बैंक है उधर, उधर के नेशनल बैंक में, लोकल बैंक नहीं, नेशनल बैंक की बात करूँ तो इंडिया का एक नेशनल बैंक सबसे पहले यूएसडी को परचेज करेगा, फिर वो यूएसडी हम लोग रसिया के एक नेशनल बैंक को ट्रांसफर करेंगे। तो वैसे पेमेंट्स चलती थी। लेकिन आफ्टर द वॉर काफ़ी सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई, और रसिया को जो स्विफ्ट सिस्टम है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का जो बैंकिंग सिस्टम है, हम लोग उसको एक स्विफ्ट करेंसी सिस्टम मानते हैं। तो अगर तो अगर आपको बताना हो कि स्विफ्ट होता क्या है, स्विफ्ट ये जो पूरा सिस्टम वो होता क्या है, तो स्विफ्ट सिस्टम की बात करें तो स्विफ्ट एक इंटरनेशनल ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे अगर कोई एक कंट्री दूसरे कंट्री को पैसे ट्रांसफर कर रहा है, तो स्विफ्ट सिस्टम करता क्या है कि वो जो मनी ट्रांसफर हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि यार ये जो पैसे वो बैंक ए से बैंक बी में चले गए। तो जो स्विफ्ट सिस्टम है वो मोस्ट ऑफ द बैंक्स यूज़ करती है पूरी दुनिया के अंदर। वो कोई भी बैंक हो सकती है, वो इंडिया की भी बैंक हो सकती है, वो यूनाइटेड स्टेट्स की भी बैंक हो सकती है,
तो वो सारा पूरा जो नेटवर्क है वो चलता है स्विफ्ट के ऊपर। तो अगर आप स्विफ्ट सिस्टम से अगर किसी को ब्लॉक कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप उसको पूरे वर्ल्ड के ट्रेड से ब्लॉक कर रहे हो। तो रसिया के लिए प्रॉब्लम ये अराइज हुआ कि यार स्विफ्ट से हमें ब्लॉक कर दिया, तो अब स्विफ्ट सिस्टम से ब्लॉक कर दिया तो हमें पेमेंट्स कैसे मिलेंगे, बिकॉज पेमेंट तो आप रिसीव कर नहीं सकते विदाउट स्विफ्ट। और अदर देन दिस कोई सिस्टम बनता नहीं है, मतलब है नहीं ऐसा कोई सिस्टम। तो उस टाइम पे हम लोगों ने सॉल्यूशन लाया कि रसिया को हम लोग लोकल करेंसी में पे करेंगे। जैसे इंडिया जो है इंडियन रुपीस के अंदर ही पे करेगा रसिया को, और इन 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 द एक्सचेंज रसिया क्या करेगा कि वही जो इंडियन रुपी है वो अपने पास स्टोर रखेगा। तो अब रसिया के पास जो इंडियन रुपी स्टोर है वो चीज़ क्या बनती है, स्टॉक लोग मार्केट। तो सॉरी यार, एक फ़ोन आ गया था तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो कहाँ पे हम लोग थे? स्विफ्ट सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे कि जो आप अगर स्विफ्ट सिस्टम के अंदर आप लॉक कर देते हो तो जो दूसरा बंदा नहीं है कहीं पर, तो जो अगर हम लोग करेंसी अगर जो इंडियन करेंसी हम लोग रसिया में दे रहे हैं, तो रसिया के पास वो जब करेंसी जा रही है तब वो क्या बनता है, वो एक फॉरेन रिजर्व बनता है। जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन रिजर्व का कॉन्सेप्ट यही है कि आप दूसरे कंट्री की करेंसीज को अपने पास स्टोर कर रहे हो, ताकि अगर कल को कोई दिक्कत आ जाए आपकी कंट्री के अंदर तो आप उसी करेंसी को यूज़ कर सको। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी कंट्री की जो करेंसी है वो बुरी तरीके से क्रैश हो गई, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? आपकी कंट्री की तो वैल्यू मतलब जो करेंसी की वैल्यू है वो तो गिर गई, पूरी गिर गई, वो तो सही है। लेकिन अगर आपके पास फॉरेन रिजर्व्स होंगे उस टाइम पे, तो आप दूसरी कंट्रीज की करेंसी को लोगे और अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके आप उसको अच्छे खासे दाम पे कंट्री के अंदर सर्कुलेट कर सकते हो। तो वो एक मेन चीज़ रहती है। जैसे जो आपके पैसे होते हैं वो आप अपने पैसों को डी वैल्यू होने से बचा सकते हो, ताकि अगर कल को आप पे कुछ आता है तो आप उसी पैसों को यूज़ करके आप अपना जो गुजारा है वो कर सको। बेसिकली यही कॉन्सेप्ट रहता है। तो इंडिया जो है वो अपने इंडियन रुपी के अंदर ट्रेड करता है भाई। तो अब इंडियन रुपी अगर रसिया को देगा तो रसिया कहीं पे यूज़ तो नहीं कर सकता, बिकॉज इंडियन रुपी कहीं पे आप यूज़ नहीं कर सकते, बस वो आप अपने रिजर्व में रख सकते हो। लाइक जो कंट्री इंडियन रुपी को एक्सेप्ट करते हैं आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने इन द अदर वर्ड्स ऐसी ऑफरिंग की कि आपको इंडिया में जो भी चाहिए आप ले सकते हो इस इंडियन रुपी से, ताकि हम आपको ऑयल लेंगे और आपको जब चाहिए कुछ लाइक फार्मास्यूटिकल्स हो गया या फिर केमिकल्स का मार्केट हो गया, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हैं। तो हम आपको सारा प्रोडक्ट दे देंगे इन द एक्सचेंज ऑफ आवर रुपीज़। तो ये एक बढ़िया ट्रेड निकल के आया। तो जैसे हम लोगों ने ये टॉपिक से समझा कि इकोनॉमिक्स बड़ी इकोनॉमिक्स जो है वो काम कैसे करती है। जैसे ये जो स्विफ्ट सिस्टम लोगों ने देखा कि भाई जब आप इंटरडिपेंडेंस बढ़ जाए एक स्टेट के ऊपर, मतलब एक कंट्री के ऊपर, तो कितनी प्रॉब्लमेटिक वो चीज़ हो सकती है। जैसे आज पूरी दुनिया एक यूएसडी के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज आप कहीं पर भी ट्रेड कर रहे हो तो बस आपको पहले तो यूएसडी लेना पड़ेगा, फिर उसको पेमेंट देना पड़ेगा, और फिर वो बंदा जो है वो यूएसडी को कन्वर्ट करेगा अपनी लोकल करेंसी में। आप अपनी लोकल करेंसी को यूएसडी में कन्वर्ट करोगे तो यूएसडी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत मतलब दिक्कत है। और ये यूएसडी मेन करेंसी कैसे बनती है ये हम लोग आगे ये पॉडकास्ट में देखने वाले हैं। बिकॉज आपके माइंड में भी क्वेश्चन तो होगा यार कि क्यों यूएसडी, इंडियन रुपी क्यों नहीं, यूएसडी ही क्यों? सॉरी यार, तो थोड़ा मैं बीमार हूँ, मैंने पिछली बार भी बोला था, तो मैं अभी तक ही बीमार भी हूँ। तो मार्केट्स का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा कि मार्केट उधर से स्टार्ट हुआ, स्टॉक मार्केट स्टार्ट हुए, उधर से करेंसी मार्केट स्टार्ट हुए, बॉन्ड मार्केट का ठीक है बाद में स्टार्ट हुआ, बट और भी काफ़ी सारे मार्केट स्टार्ट हुए। कमोडिटीज़ मार्केट जो थे, कमोडिटीज़ में हम लोग जो कमोडिटी का एक्सचेंज करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट स्टार्ट हुए। तो मार्केट का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग। आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी आपको पूछे कि ये कंट्री की जो इकोनॉमी है वो ऊपर है या फिर नीचे है, आपको बिना कुछ सोचे समझे बस उस कंट्री का जो मेन इंडेक्स है, इंडेक्स इन द सेंस जो स्टॉक एक्सचेंज, अगर उस कंट्री में एक स्टॉक एक्सचेंज है तो आप उस स्टॉक एक्सचेंज को आपको मेन इंडेक्स देखना है। जहाँ पे आप इंडिया में बात करते हो, इंडिया का मेन स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, राइट। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स कौन सा है? निफ्टी 50। निफ्टी 50 में हम लोग ये चीज़ बताते हैं कि इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज हमारे इस इंडेक्स के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेन इंडेक्स। तो आपको अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जाननी हो तो आप उसका मेन इंडेक्स पकड़ो और उसका मेन इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखो। अगर वो मेन इंडेक्स के परफॉर्मेंस अगर अप है तो उस कंट्री की इकोनॉमी अप है, और उसका डाउन है तो वो डाउन है। इतना ही सिंपल है, और कुछ भी नहीं है। अब अगर कोई बोलता है भाई इकोनॉमिक्स में जाके देखो भाई इकोनॉमी अप है डाउन है, पूरा देख के नहीं बैठना है आपको कि क्या उधर ऊपर है क्या नीचे है। आपको जाके बस सिंपल उस कंट्री के जाके स्टॉक मार्केट्स को देखना है, इंडेक्स को देखना है। अगर ऊपर है तो कंट्री ऊपर है यार, नीचे है तो नीचे है, तो बस इतना ही सिंपल है। खैर हमें कोई बताता नहीं है, बिकॉज ये सारी चीज़ें नहीं बताता यार कोई, बिकॉज
पता नहीं होती लोगों को जनरली ये चीज़ें। तो इकोनॉमिक्स की तो ये बात कर लिया। अब ये आप सोचो कि यार मार्केट्स को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती क्या है, क्योंकि यार मार्केट्स क्यों मतलब ज़रूरी क्यों है। तो जैसा जैसे मैंने आपको बताया कि जब लोगों की पॉपुलेशंस बढ़ती है, जैसे मैंने आपको बताया जब हम लोगों ने पिछली बार एक गांव इमेजिन किया था, एक स्क्वायर शेप हमारे पास था, उधर हम लोगों ने एक गांव बना दिया, ठीक है, उस स्क्वायर का। और उस गांव में हम लोगों ने 10 बंदे डाले, 100, ठीक है, वो सब कुछ ठीक है। उधर हम लोगों ने 100 बंदे डाले, तब भी पूरा मतलब जो सिस्टम है वो ठीक से काम करता है, बिकॉज 100 बंदों के अंदर आप मैनेज कर सकते हो कि 100 बंदे अपने अंदर अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उस उधर कुछ ना कुछ एक्सचेंज चल रहा है, वो तो सब ठीक है। लेकिन हम लोग मानते हैं उधर 1000 बंदे हैं, तब वो प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकता है। लेकिन अब मैं बोलता हूँ कि उधर 1000 नहीं, उधर 10,000 बंदे हैं। बोलो कि यार ये तो बढ़ाते ही जा रहे हो उतने जल्दी, तो शेयर प्राइस नहीं बढ़ता है जितनी जल्दी तुम लोग बढ़ा रहे हो। तो यार यही चीज़ है कि जब लोग बढ़ते हैं तब जो इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बढ़ती है। तो इकोनॉमी की कॉम्प्लेक्सिटी को टैकल करने के लिए हम लोग नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इन 1000 लोगों को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने 10 लोग रखे। अब ये 10 लोग जो है वो पूरा सारे चीज़ों को मैनेज करते हैं, विच इज़ टैक्सेशन हो गया, या फिर पूरा जो उधर का लैंड देखना, या फिर पूरा कल्टीवेशन का क्या है उधर के, पूरा मतलब टैक्सेस कैलकुलेट करना, और काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो एक राजा अपने हिसाब से जो इंप्लीमेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें को हम लोगों ने करने के लिए 10 लोग उधर से अपॉइंटमेंट किए थे, ठीक है। अब ये 10 लोग कुछ नहीं है, बस मिनिस्ट्रीज है, ठीक है। आज के टाइम पे जो आप देखते हो पूरा मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारे मिनिस्ट्री क्या है, ये सारे मिनिस्ट्री बस रूल्स रखती है और चेक रखती है जो लोग इसके अंदर काम करते हैं। जैसे हमारी खुद की कंपनी है, जैसे आप फिनसेप्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिनसेप्ट क्या है, फिनसेप्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, राइट। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसके अंदर आती है, इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। वर्ल्ड लेवल पे बात नहीं कर रहा, इंडिया के, अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है वो उसका जो जितना भी मॉनिटर होता है वो पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स करती है। तो अगर आप इन फ्यूचर कोई भी कंपनी बनाते हो तो आपको सबसे पहले जाके जाना पड़ेगा एमसीए के पास। एमसीए का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का शॉर्ट फॉर्म है एमसीए। तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा एमसीए के पास। एमसीए के पास जाके आपको बोलना पड़ेगा यार मुझे खोलनी है एक कंपनी। अब बोलेंगे आपको कौन सी कंपनी खोलनी है, एक प्राइवेट लिमिटेड खोलना है, या फिर आपको एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, या फिर बहुत सारे टाइप की कंपनीज आती है। आप कोई भी टाइप की कंपनी ओपन कर सकते हो, बट वो आपको जनरली पूछते हैं कि क्या आपको ओपन करना है। आप बोलोगे यार प्राइवेट लिमिटेड ओपन करना है मुझे, बिकॉज मैंने तो देखा है फिनसेप्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो आप भी जाके एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ओपन करने के लिए अपना जो वोट है वो दोगे, ठीक है, वोट नहीं मतलब एक रिक्वेस्ट डालोगे उधर। तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिलअप करनी पड़ेंगी। जैसे आपको एक सबसे पहले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब MOA। एक सेकेंड यार, सॉरी यार, वापस से एक कॉल आ गया था, तो मतलब ध्यान रखना चाहिए यार मुझे। मैं मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ अपने जो मैं बोल रहा होता हूँ। तो मैं मतलब अगले पॉडकास्ट से मैं ध्यान रखूँगा ये जो कॉल्स है मतलब साइलेंट करके मैं अटेंड करूँ, मतलब ये पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करूँगा, बिकॉज यार डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं भूल गया यार मैं कहाँ पे था। और कोई बात नहीं यार, मैं स्टार्ट कर देगा फिर तो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि फिर जो मिनिस्ट्रीज हम लोग की बात कर रहे थे, ठीक है। मिनिस्ट्री आपको जाना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, जहाँ पे आप बोलोगे यार मुझे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करनी है। तो वो लोग बोलेंगे कि हमें चाहिए एक MOA। अब MOA क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब इसके अंदर क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कुछ नहीं, बस एक पेपर का टुकड़ा है जहाँ पे हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जो कंपनी के जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, मतलब कंपनी क्या कर कंपनी किसके ऊपर बेस है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी का पूरा क्या स्ट्रक्चर रहेगा, या फिर क्या कंपनी आगे करेगी, प्रैक्टिस कौन से सेक्टर्स में करेगी, वो पूरा रहता है एक पेज के अंदर लिखा होता है। और उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का पूरा साइन रहता है कि नहीं हम लोग ये जो कंपनी है उसको हम लोग अथॉरिटी देते हैं कि ये चीज़ें हम लोग इकोनॉमी के अंदर ये चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं ये लोग। तो बस इतना ही रहता है, और आपको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं। बट आप फॉर मोर लाइक आपको इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें जानना लाइक ठीक है, अगर जान लो तो अच्छी बात है, बिकॉज आगे जाके हम इन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे जब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम लोग पहुँचेंगे कि ये सारी चीज़ें चलती कैसे। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बस इतना होता है। और वो पेपर का टुकड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेपर का टुकड़ा तब भी वैलिड है जब कोई मानता है उसको। जैसे इन आवर केस गवर्नमेंट उसको अथॉरिटी दे कि जो पेपर का टुकड़ा है वो सच में वैलिडिटी है। बिकॉज मैं तो मानता ही हूँ, गवर्नमेंट तो मानता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मानते हैं कि ये पेपर के टुकड़े में सच में दम है, कि ये जो पेपर का टुकड़ा है वो बोलता है कि एक कंपनी है इस बंदे के पास जिस जो सॉफ्टवेयर में या फिर IT सर्विसेज या फिर फूड एंड बेवरेजेस या किसी भी एक चीज़ के अंदर काम कर रही है, ठीक है। तो आप
उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो। तो बस इतनी बात है। तो मिनिस्ट्री सेटअप करते हैं, तो मिनिस्ट्री जैसे जैसे सेटअप होती है वैसे वैसे जो काम है वो और एफिशिएंसी के साथ होता है। और तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब मिनिस्टर सेटअप होंगे तब अच्छे खासे तरीके से काम चलेगा, और जब काम चलेगा तब और नई नई चीज़ें सेटअप होंगी। जैसे पहले के टाइम पे बात करते हैं तो पहले के टाइम पे कोई बैंक का कॉन्सेप्ट नहीं था। ऐसे नहीं था आप जाके बैंक से डायरेक्ट लोन ले लो या फिर कुछ अलग से क्रेडिट कार्ड्स तो नहीं मिलते थे पहले के टाइम पे आपको। तो उस टाइम पे जो मोस्ट अर्ली कॉन्सेप्ट जो माना जाता है कि मनी लेंडर्स का कॉन्सेप्ट, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पैसे चाहिए तो आपको जाना पड़ता था मनी लेंडर्स के पास, जहाँ पे वो मनी लेंडर डिपेंड करता था कि वो कौन बनता है। लाइक वो मनी लेंडर हो सकता है कोई वेल्दी पर्सन हो या फिर कोई वो राजा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रहता है सिनेरियो। तो मनी लेंडर से कॉन्सेप्ट निकल के आया, बैंकिंग का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मनी लेंडर से कहीं ना कहीं निकल के आता है। बिकॉज पैसों को रेंट पैसों को देना और फिर उससे इंटरेस्ट कलेक्ट करना ये बहुत पहले से चला आ रहा है। और लाइक ये क्यों चलता है, लाइक आपने कभी ये मतलब बोलते बोलते और एक चीज़ मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो गई कि कभी आपने सोचा है कि किसी के पास पैसे ज़्यादा है और किसी के पास पैसे कम क्यों है? मतलब ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ का वो सोसाइटी में क्यों बनता है? तो आपने मतलब मैं अगर ऐसा बोलूँ कि यार पहले जो लोग आए थे पहले पहले वो उनके पास रिसोर्सेज तो सबके पास रिसोर्स थे। बिकॉज वो तो अब आप एक अब समझ लो आपके पास मैं अगर ब्लैंक स्लेट देता हूँ, ठीक है, अब उस ब्लैंक बुक के अंदर आप कुछ भी लिख दो तो वो तो आपके ऊपर है। तो हर कोई जब आया होगा पहले तो उसके पास तो ब्लैंक बुक ही होगा, तो हर किसी के पास इक्वल वेल्थ होगा। हम लोग यही मानते हैं बिकॉज नेचर में से आप वो वेल्थ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उसी वेल्थ को आप यूज़ कर सकते हो। तो सबके पास अगर इक्वल वेल्थ है तो जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टार्ट कब होता है? तो ये स्टार्ट होता है जब लोगों के पास दिमाग आना स्टार्ट होता है। लोगों को जब बिजनेस करना स्टार्ट होता है तब ये सारी चीज़ें पूरा जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा हिल जाता है, पूरा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बिकॉज जब लोगों ने जो वेल्थ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया तब वो पूरा यूनिफॉर्म हो गया। बिकॉज क्या हो रहा है, बिकॉज पहले क्या हो रहा था कि एक राजा है, ठीक है, अब वो राजा के पास जो पैसे वो कैसे आएंगे? इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। अब टैक्स कौन देगा? हर एक बंदा जो उस किंगडम के अंदर मतलब एक उस एरिया के अंदर रह रहा है वो बंदा टैक्स देगा, ठीक है। तो अब हर एक बंदे का टैक्स उस राजा के पास आ रहा है, तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन तो इधर बिगड़ जाता है हमारा कि हर एक बंदा पैसा दे रहा है किसी एक बंदे को अमीर बनाने के लिए, और वो बंदा भी क्या कर रहा है? वो बंदा अपने लिए तो पूरा मतलब खर्चा कर ही रहा है, लेकिन एक एरिया के लिए भी खर्चा कर रहा है। तो पूरा एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता कि उधर पूरा अलग अलग बन जाता है कि यार किसी के पास ज़्यादा पैसा हो गया, किसी के पास कम पैसे हो गए। बिकॉज किसी के पास कम लैंड है तो उसको कम टैक्सेस देना है, किसी के पास ज़्यादा लैंड है उसको ज़्यादा टैक्स देना है। और कभी कभार तो टैक्स देते भी नहीं थे लोग, और उसमें मतलब काफ़ी यूनिफॉर्म हो जाता है ना। क्योंकि बिकॉज क्या क्या होता है कि लोग अगर कुछ भी चीज़ें नहीं करते तो वो चीज़ें डायरेक्टली इकोनॉमिक के अंदर अफेक्ट कर जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही है। तो मिनिस्ट्रीज़ का कॉन्सेप्ट उधर से स्टार्ट होता है हमारा। और फिर मॉडर्न फॉर्म जैसे हम लोगों ने बोला इकोनॉमिक्स, तो मार्केट्स इंट्रोड्यूस्ड हुए, और फिर हम लोग बात करते हैं 1600s के आगे से। तो तो बिफोर मूविंग टू जब जब हम लोग 1700s में जा रहे हैं जहाँ पे एक ब्रिटिश एरा स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले और कुछ अर्ली फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं कि अगर आप हिंदू कल्चर जो हिंदू बुक्स देखो या फिर आप हिंदू का अगर थोड़ा सा भी कल्चर को फॉलो अप करो तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से काफ़ी ज़्यादा जो इकोनॉमिक्स का जो पूरा जो स्ट्रेटेजिक अलायंस हो गया, फिर जितना भी वो हम लोग बोलते हैं कि यार ये जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो पूरा मौर्य एम्पायर के टाइम से शुरू हुआ। बिकॉज उधर से ही काफ़ी सारी चीज़ों की नींव रखी गई, जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे चाणक्य ने काफ़ी सारी उधर के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसको फॉर्म किया था कि लोग कैसे रहेंगे, लोगों को क्या टैक्सेस पे करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें उधर के टाइम से स्टार्ट हुई। और इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, मौर्य एम्पायर की जब से स्टार्ट हुआ, और ये हमें सबसे पहले ट्रेसेस देते हैं जब द मोस्ट अर्ली फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स। तो उधर की मिलिट्री स्ट्रेटेजीज उधर डेवलप स्टार्ट हुई कि चाणक्य ने मतलब उधर से डेवलप करना स्टार्ट किया इकोनॉमिक पॉलिसीज ही रहेंगी, पूरा मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, किस जगह पे क्या, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है, कहाँ पे क्या रहेगा। तो आप अगर मौर्य एम्पायर की उधर पूरा एक स्ट्रेटेजिक अलायंस देखोगे कि पूरा क्या रहता है तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो
ये तो एक बात हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे किंग्स आए और उन्होंने ऐसे ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है जिससे ओवर द टाइम इकोनॉमिक्स डेवलप हुए। जैसे मैं आपको बता कि इकोनॉमिक्स पूरा मैं आपको एक चीज़ के अंदर नहीं समझा सकता, कि मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि इकोनॉमिक्स के टू जेड की इधर से स्टार्ट हो और इधर से ख़त्म हो रहा है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है वो ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ है। और ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स की बात करते, हर एक चीज़ जो हम लोग आज मॉडर्न फॉर्म में देखते हैं वो ओवर द टाइम इवॉल्व हुई, और हर एक ट्रेसेस को फाइंड करके उसको आपको बताना, उतना ज़्यादा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन देना इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस लगती है उसके लिए। और एनालिसिस तो ठीक की बात है, वो चीज़ कर भी सकते हैं हम लोग, बट डिटेल्ड एनालिसिस के सिवाय भी काफ़ी ऐसी चीज़ें जो बताने का कोई मतलब बनता नहीं, बिकॉज वो क्या है, दैट वॉज पार्ट ऑफ चेंज, राइट। तो हर एक चेंज को आप डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई मैं इस चेंज को भी स्टडी करूंगा, इसको भी स्टडी करूंगा। अब अगर आप मेजर चेंजेस को स्टडी कर लेते तो आप मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स को वैसे ही जान लोगे, बिकॉज हर एक चेंज को स्टडी करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़ को स्टडी करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास अच्छा खासा नॉलेज और होगा, और आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा जिससे आप डिसीजन अच्छे ले सकते हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर एक चीज़ को पता होना चाहिए। हम लोग मेजर इवेंट्स को इधर ट्रैक कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू जो मेजर इवेंट्स है मेरे हिसाब से वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक तो मौर्य एम्पायर की बात हो गई, और फिर शिवाजी के टाइम पे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे भी उधर से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें स्टार्ट हुई इकोनॉमिक्स के हिसाब से। अगर मैं बात करूँ तो जो हम लोग शिवाजी महाराज को बोलते कि मरा इन जितने भी आज मतलब जो नेवी क्या बोलते, तो हम लोग शिवाजी महाराज को बोलते हैं कि फादर ऑफ इंडियन नेवी, बिकॉज पहले जो पूरा एक जो नेवी का पूरा जो काफिला बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं काफिला, फ्लीट। तो हाँ, फ्लीट इज़ अ बेटर वर्ड। तो पूरा जो नेवी का फ्लीट था वो मेन शिवाजी महाराज के टाइम पे डेवलप्ड होना स्टार्ट हुआ। और इंडियन नेवी का जो हम लोग इंडिया में एज अ फादर ऑफ इंडियन नेवी हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पूरा एक इंडियन फ्लीट, जो आप नेवी का फ्लीट देखते हो, वो उधर के टाइम से डेवलप होना स्टार्ट हुआ। तो इंडिया की जो नेवल आर्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप थी, बिकॉज उस टाइम पे अगर बात करें कंपेयर टू अदर जो लोग थे उस टाइम पे, अदर किंगडम्स थे, तो उनकी नेवी हमारे से ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो उस टाइम पे बस एक ही थ्रेट बना हुआ था कि यार कोई अगर समुद्र से अटैक करता है, अगर ज़मीन पे कोई अटैक करता है तो फिर हम लोग तो संभाल ही लेंगे, बिकॉज अपने पास वो तो आर्मी है। और उस टाइम पे एयर से तो कोई अटैक होने से रहा, बिकॉज उस टाइम पे तो तीर चल रहे थे। तो अब तीर से ज़्यादा तो आप क्या ही अटैक कर लोगे, तीर गोले बारूद से ज़्यादा तो कुछ था नहीं उस टाइम पे। तो एयर का भी ऐसा जैसा कोई खतरा था नहीं कि कोई आके न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा आपके ऊपर। तो मेन जो चीज़ बनती थी वो थी नेवी, समुद्र का रास्ता, बिकॉज इंडियन ओशन तक, हिंद महासागर से आप कोई भी अगर कोई बंदा अगर समुद्र के रास्ते आके अगर आपके जो ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा करके अगर आपके टेरिटरी में घुस जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा, बिकॉज आपके पास तो कोई नेवी है ही नहीं, आपके पास समुद्र में कोई ऐसा जहाज़ है नहीं जो पूरे आपके टाइम पे सर्विलेंस कर सके या फिर ध्यान रख सके। तो उधर से पूरा डेवलप होना स्टार्ट हुआ। और उधर से एक जो स्ट्रैटेजिक हम लोग अलायंस बोलते कि इंडिया को इधर भी ध्यान रखना है, इधर भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो स्टार्ट करते हैं उधर से एक स्टार्ट हुई, और ओवर द टाइम ये चीज़ें डेवलप हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि ओवर द टाइम ये चीज़ें डेवलप हुई है। ऐसा नहीं कि शिवाजी महाराज के पहले कोई हमारे पास बड़ी सी इंडियन नेवी थी या फिर ऐसा कुछ जो तो मतलब ऐसा जैसे कोई बैकअप नहीं था। तो मेनली शिवाजी महाराज ने पूरा से उधर से डेवलप करना स्टार्ट किया था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे यार ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में कैसे डिपेंड करती है, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज मीन ऑल्सो अबाउट टेरिटरीज। इकोनॉमीज में अगर आपके पास टेरिटरी नहीं होगी तो आप काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर दोगे। जैसे अगर आपके पास कोई टेरिटरी नहीं होगी तो आप उधर का टैक्सेस सबसे पहले मिस कर रहे हो, और टैक्सेस नहीं होंगे तो उधर जो लोग हैं वही नहीं रहेंगे। और अगर लोग नहीं रहेंगे तो आपके पास लाइक उधर का डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, लाइक तो आपकी इकोनॉमी चलेगी कैसे यार, ठीक है। तो पहले के टाइम पे तो द मेन थिंग वॉज टेरिटरी को ऑक्यूपाई करना, तो टेरिटरी को कब्जाना ही मेन चीज़ थी। तो उधर से हम लोगों ने बात किया तो ये सारी चीज़ें भी डेवलप करना इंपॉर्टेंट था। अगर आप नेवी की बात कर रहे हो, नेवी भी इंपॉर्टेंट थी यार, इसलिए तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने होलिस्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं ना, कि हर एक चीज़ को हम लोगों ने डेवलप किया ओवर द टाइम। तो एंशिएंट टाइम में ये सारी चीज़ें थी। और अब बात करते हैं 1700s पे आते कि 1700 से द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट हुआ, और उधर से काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें स्टार्ट हुई। जैसे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी आपको ट्रेसेस अगर मिले तो उधर से मिलेंगे, बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर ने काफ़ी ऐसी ऐसी चीज़ें लाए जो
पहले एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी। जैसे हम लोग बैंक्स की बात करें या फिर मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, और फिर अलग अलग सेक्टर के ऊपर अलग अलग टैक्सेस, और फिर अलग जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो इकोनॉमिक प्लान्स हम लोगों ने बनाए, और फिर कंट्री प्लानिंग जो सिटी की एफिशिएंटली प्लानिंग स्टार्ट की। तो ये सारा ब्रिटिश एम्पायर के थ्रू पूरी चीज़ें स्टार्ट होती है। तो ब्रिटिश एम्पायर वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप कोई भी एम्पायर ले लो उसके सामने, रोमन एम्पायर या फिर ऑटोमन एम्पायर या फिर कोई भी बड़ा से बड़ा एम्पायर ले लो, वो ब्रिटिश एम्पायर के सामने कुछ भी नहीं है। बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर मानते कि अपनी पीक पे ऑलमोस्ट उन लोगों ने मोर देन 50-60% ऑफ द वर्ल्ड को कब्जा रखा था। तो ये लाइक काफ़ी काफ़ी बड़ी चीज़ है अगर आप देखने जाओ तो आप मान सकते हो कि काफ़ी बड़ी, काफ़ी मतलब बड़ा गेम प्लान था, बड़ा काफ़ी बड़ा सेटअप था। तो जब ब्रिटिश एम्पायर ने अपने जो पीक पर था, पीक की बात कर रहे हो ले, तो ब्रिटिश एम्पायर जब अपने पीक पे था तो उन्होंने काफ़ी ऐसी चीज़ें, हम लोगों को काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलती है जो हम लोग उधर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ब्रिटिश एम्पायर जब अपने पीक पे था तो जो हम लोग पूरी ब्रिटिश इकोनॉमी बात करते हैं इन द 1870s, तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी उधर जो पीक पे बात करें तो उधर जितने भी लैंड उन लोगों ने कब्जा रखे थे, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, इंडिया हो गया, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रिया, इजिप्ट, बर्मा, न्यूजीलैंड, कोई भी हो गया, मतलब ये सब बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे थे। तो अपने उस टाइम पे इन द 1870s की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम पे जो ब्रिटिश एम्पायर की पूरी टोटल इकोनॉमी थी, तो टोटल इकोनॉमी की बात करें तो उसमें से 50 से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी बस इंडिया से आ रहा था। तो आप मान सकते हो कि इंडिया उस टाइम पे कितना रिच था। तो मानते हैं हम लोग, ये मानते हैं, और मानते क्या है, मतलब ऐसा हुआ भी होगा, बट अपने पास ऐसा जैसा कोई तो मेरे पास तो नहीं है, बट आई डोंट नो द ट्रेसेस। बट अब लोग ये मानते हैं कि यार जो ब्रिटिश एम्पायर उसने इंडिया से तकरीबन $45 ट्रिलियन की जो वेल्थ है वो स्टील की है। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी लगती है। बिकॉज ब्रिटिश एम्पायर की अपने जो टोटल टाइम पे 1870s की बात करें तो 50% ऑफ द इकोनॉमी, उन लोगों की इकोनॉमी 50% पूरा इंडिया के पास था। मतलब उस टाइम पे इंडिया के पास अगर आप बोलते हो ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर की इकोनॉमी पूरा इंडिया में आता है, बिकॉज इंडिया की ही मेन इकोनॉमी है 50% से ज़्यादा। और फिर आते आगे 1930 की बात करें, 1930 की बात करें तो वो जो इंडिया की जितनी भी इकोनॉमी थी वो पूरी ट्रांसफर हो गई यूनाइटेड किंगडम के अंदर। मतलब यूनाइटेड किंगडम की अगर मैं बात करूँ तो 1870s के अंदर जब ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट हुआ, तब जो ब्रिटिश एम्पायर वो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता था 9%। और वही चीज़ आते आते आगे आते 1930 की बात कर रहा हूँ मैं, वो हो गई 47%। तो 9 से 47% का जो ग्रोथ मिला है वो ऑब्वियसली इंडिया की जो वेल्थ है उसको चुरा चुरा के पूरा मतलब उधर बेचा जाता था। जैसे इंडिया की जो नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल्स और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो पूरा उधर उन लोगों ने एक्सपोर्ट किया, तो वो सारी चीज़ें उन लोगों को बेनिफिट मिला है, अच्छा खासा बेनिफिट मिला है। मतलब इंडिया को अगर लूटा हो किसी ने अच्छे से दबा के, तो वो ब्रिटिश एम्पायर ही है। और इससे क्या जानने को मिलता है? इससे जानने को मिलता है कि इकोनॉमिक्स चलते कैसे है। इकोनॉमिक्स में बात करें, अब इकोनॉमिक्स में आप बोलोगे इससे कैसे पता चलेगा यार किसी ने लूट लिया तो उससे थोड़ी ना पता चलेगा इकोनॉमिक्स कैसे चलता है। तो यार इकोनॉमिक्स में ये इकोनॉमिक्स कैसे चलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में स्टार्ट हुआ तब उन लोगों ने बस एक कंपनी से स्टार्ट किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बस एक कंपनी ने पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया। तो ये बड़ी बात नहीं लग रही आपको? मतलब देखने को बस सोचो कि बस एक कंपनी ने पूरे कंट्री पे कब्जा कर लिया। अगर मैं आपको बोलूँ कि आज के टाइम पे जो रिलायंस है उसने अमेरिका पे कब्जा कर लिया, तो आप क्या सोचोगे? मतलब आप तो बोलो यार क्या, मतलब क्या बोल रहे हो यार ये बंदा। तो वही चीज़ मैं आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि उस टाइम पे बस एक कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे कंट्री पे कब्जा कर लिया। और ये कब्जा एकदम से नहीं हो, ओवर द टाइम पूरा मतलब प्रोसेसेस को डेवलप किया गया और लोगों को काफ़ी फंसाया गया। और सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे इन द कमिंग एपिसोड्स। तो पूरी इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे। एंशिएंट इकोनॉमीज पे हम लोगों ने मूव ऑन कर दिया कि एंशिएंट इकोनॉमीज पे हम लोगों ने बात कर ली है, और अब हम लोग आ रहे इन द अर्ली 1780s और 90s के थ्रू। और फिर हम लोग आने वाले और पॉडकास्ट के अंदर बात करेंगे 20s के अंदर के जो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी है वो चलती कैसी है। लेकिन आने वाले कुछ पॉडकास्ट के हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश एम्पायर की। तो जो ब्रिटिश एम्पायर की इकोनॉमी है उसको हम लोग एनालाइज करने की ट्राई करेंगे और देखेंगे कि क्या रहता है पूरा जो सिनेरियो है। तो तब तक के लिए दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको पॉडकास्ट पसंद है तो आपको पता है लाइक कर सकते हो आप और रेट कर सकते हो हमारे पॉडकास्ट को। और दिस पॉडकास्ट वाज पावर्ड बाय फिनसेप्ट। तो आप जाइए फिनसेप्ट को डाउनलोड कीजिए। और फिनसेप्ट एक बहुत बढ़िया ऐप है इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपको अगर अपने इन्वेस्टमेंट के 16% रिटर्न चाहिए तो आप जाके फिनसेप्ट को डाउनलोड कर सकते हो। और टिल देन
दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड, दिस इज तिलक पटेल, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट।